वेरिटा आईटीवी नेटवर्क के सेशन को आगे बढ़ाएंगे तो मंच एक आखिरी बार आपके समक्ष छोड़ता हूं। शुक्रिया उदय। और जब भी इस तरह के कॉन्क्लेव होते हैं, ज़्यादातर पॉलिटिशियन आते हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय तक हॉल खाली हो चुका होता है। बहुत सारे लोग जा रहे थे तो पता चला कि भाई अब किसका है, तो बोले साहब इमरान प्रतापगढ़ी का है। लोग वापस आ गए, बैठ गए, बोले एक बार सुनकर हम ज़रूर जाएंगे, ये मौका हम गंवाना नहीं चाहते। बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है इमरान प्रतापगढ़ी का। शायर भी हैं, नेता भी हैं और जनाब वो पत्रकार भी हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई कर कर आए हैं, तो ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। इमरान साहब आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। कुछ बात करेंगे, मुझे लगता है कि हम बोझिल होकर जाना नहीं चाहते, क्योंकि आपका अंदाज, आप राजनीति की भी बात करेंगे, भारी भरकम भी करेंगे, लेकिन वो इतने हल्के फुल्के अंदाज में करेंगे कि लोग मुस्कुराते हुए गुदगुदाते हुए जाएंगे। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी जब नब्ज़ पढ़ते हैं तो वो नज़्म जो है पूरे देश में लोग सुनते हैं, उसका मज़ा लेते हैं और लोग 3 बजे तक, रात को 4 बजे तक इंतज़ार करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी एक अच्छे शायर, 100 से ज़्यादा नज़्म उन्होंने लिखी हैं, लेकिन राजनीति में क्यों आ गए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि राजनीति में क्यों आ गए। जी, दरअसल मैं जब नज़्में लिख रहा था और देश भर के मंचों पे जाके पढ़ रहा था, तो एक वक्त के बाद लगा कि मैं जिन मुद्दों की शायरी कर रहा हूँ, मैं महबूबा के जुल्फ़ और आंचल पर शेर नहीं कह रहा था। मैं समाज में जो घट रहा था, कवि और शायर समाज का आईना है। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तो मैं कोशिश कर रहा था कि उन मुद्दों पर नज़्म कहूँ जिसे हुकूमतों ने नज़रअंदाज कर दिया है, जिसे मीडिया ने भी नज़रअंदाज कर दिया है। मैं अपने प्लेटफॉर्म से उसे उठाता था और फाइनली मुझे लगा एक दिन के जिन मुद्दों पे मैं नज़में कह रहा हूँ उसका हल निकालना ज़रूरी है। उसकी रुदाद दुनिया को सुनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो घटनाएं पुनः ना घटें। फिर उस दौरान मेरी राहुल जी से मुलाकात हुई, मैं उनसे प्रभावित हुआ और उसके बाद राजनीति का हिस्सा बन गया। अंततोगत्वा अब यहाँ आकर के महसूस होता है कि ये वो दुनिया है कि आना सब यहाँ चाहते हैं, सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी ही नहीं। सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर आपकी ज़्यादातर नज़्म हैं। कोई एक नज़्म जो वर्तमान हालत को प्रभावित करती हो, वर्तमान देश की तस्वीर को बताती हो, पीड़ा का जिक्र उसमें हो? बहुत सारी नज़में मैंने कही हैं। मेरी एक नज़्म 4-5 साल पहले मैंने कही थी। अंदाज में, पूछता इमरान है प्रतापगढ़ी के अंदाज में। पूछता है तिलक से वजू चीख कर, पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर कि जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। क्या बात है, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तो सियासत ने जो दूरियां पैदा की हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सियासत का हिस्सा बन करके वो थोड़ी दूरियां पाटूं भी। वो अभी किरण रिजिजू जी जो बात कह रहे थे कि इस देश का मैक्सिमम तबका सेकुलर है, वो खुद इस बात को मान रहे थे। तो उनकी नुमाइंदगी करने के लिए मुझे लगा राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में आके देश की संसद में बैठ के ये महसूस करता हूं कि मैं सही जगह आया हूं और अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रहा हूं, लड़के भी। एक बड़े पत्रकार थे, वो हम लोग चर्चा कर रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि यार मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इमरान प्रतापगढ़ी का। बोले गजब का आदमी है, जब वो बोलता है ना तो मतलब समा बन जाता है। लेकिन हाल के दिनों में मुद्दों के जरिए, विषयों के जरिए, राजनीति के जरिए उन्होंने कहा यार कि मैं थोड़ा उदास हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राइट पर्सन रॉन्ग पार्टी हो गया हो? ये मैं किरण रिजिजू जी के लिए भी कह सकता हूं। अच्छा। दरअसल आप किस वजह से मेरे प्रशंसक हैं और किस वजह से उदास हैं, वो जब तक वजह मुझे पता नहीं चलेगी तब तक मैं आपकी उदासी शायद दूर नहीं कर पाऊंगा। और किसी भी कवि और शायर के लिए उदासी उसका सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा चीज़ होती है जी। तो मुझे लगता है वो उदास हैं, वो मुझसे मिलें, शायद हम दोनों साथ में उदास रहें, अच्छा लगेगा, या दोनों की उदासी दूर हो जाए। तो मुद्दों पर हो सकता है मैं उनकी वैचारिकी से अलग हूं। बहुत सारे प्रशंसक हैं मेरे, इवन की भाजपा में भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं, जब मैं सदन में बोल रहा होता हूं तो वो विरोध में नारे लगाते हैं और कैंटीन में आके मेरी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा बोला तुमने। तो मुझे ये जो राजनीति का एक रंग है ये भी पसंद आता है
जब मैं वक्फ बिल पे बात कर रहा था तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं के लिए वो बहुत सारे क्षण ऐसे थे कि उनको विरोध करना था, उनको उस पर टोकना था। लेकिन 50 से ज्यादा भाजपा के सांसदों ने कैंटीन में मुझसे कहा होगा कि ये पार्लियामेंट की जो हिस्ट्री है उसमें जो कुछ अच्छे स्पीचेस हैं उसमें से एक है। तो इमरान तुम्हें बधाई, और ऐसे ही बोलते रहो। तो ये भी अच्छा लगता है। किसी ने ये नहीं कहा कि कहाँ हो यार, इधर आ जाओ? उन्हें पता है नहीं जाऊंगा, इसलिए ऐसा नहीं कहेंगे। उन्हें देखो, ये इस मामले में बड़े समझदार हैं, वो उसी को टच करते हैं जिस पे उनको भरोसा होता है। हमारे जैसे आदमी को उन्हें पता है कि कुछ भी हो जाए, हम उनकी वैचारिकी के साथ नहीं है तो नहीं है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी हाल ही में आपने भारत सरकार के 2 केंद्रीय मंत्रियों को सुना और उनकी बातों में, उनके मुद्दों में जो एक मर्म दिखाई दिया वो ये था कि वो कांग्रेस की नीति, नेता और नियत पर सवाल उठा रहे थे। क्या आप भी ये मानते हैं? देखिए, दोनों मंत्रियों से कमोवेश सवाल भी एक ही जैसे थे और जवाब भी एक ही जैसे थे। तो वो तो बड़ा ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, बस पॉडकास्ट टाइप का हो रहा है। हाँ। कड़वे सवाल नहीं थे। तो यहाँ तो ठीक है ना? जब तक सवाल नहीं आएंगे ये तब तो तक ठीक है। हाँ नहीं, बिल्कुल मैं हाँ। चाहता हूँ कि थोड़े कड़वे सवाल हों, जवाब अच्छा आए। नीति, मंशा और ये सब जो बातें होती हैं, जैसे आप दोनों को सुन रहे थे, एक से आपने संविधान का सवाल पूछा। नहीं, मेरे साथी ने पूछा। हाँ, मैं साथी की ही बात कर रहा हूँ। संस्थान एक है तो सारे लोग एक ही हुए। हाँ। तो जब सवाल आया तो एक सवाल आया कि गांधी जी के नाम पे आप मनरेगा का नाम क्यों बदल रहे हैं? तो उन्होंने पलट के कह दिया कि क्या आपको राम के नाम से दिक्कत है? उनका जवाब ये था। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आपको गांधी के नाम से दिक्कत है? आप गांधी, वो गांधी जिन्होंने अंतिम शब्द थे मरने से पहले, हे राम, आपको उनके नाम से भी तकलीफ है कि आप एक ऐसी योजना जो देश में गरीबों के लिए चल रही है, आप उसका नाम बदल देंगे? तो नियत और नीति किसकी गलत है? अगर हम इसका विरोध ना करें तो क्या करें? एक ऐसा बड़ा नाम कि दुनिया के 80 देशों में जिसके स्टैचू लगे हों, दुनिया के किसी देश में आप जाएंगे, प्रधानमंत्री जी को नतमस्तक वहीं होना है जी। क्योंकि आपके पास कोई ऐसा हीरो नहीं है जिसका दुनिया के किसी देश में स्टैचू हो। अंततोगत्तो आपको जाना गांधी की शरण में ही है। आप G20 करेंगे, दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और एक साथ जाकर के गांधी समाधि पे नतमस्तक होंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। ये गांधी की ताकत है। लेकिन फिर भी आपको गांधी के नाम से दिक्कत है कि मनरेगा अगर गांधी के नाम पे चल रहा है तो आप वो नाम बदल देंगे, जी राम जी नाम कर देंगे। कुछ तो तथ्य, कुछ तो नीति, कुछ तो मंशा, कोई नज्म वो समझ में आए। नहीं, ये नज्म का विषय नहीं है, मुझे लगता है ये पीड़ा का विषय है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। पीड़ा पर कोई नज्म लिखी है? क्योंकि ये मतलब आपको गांधी से भी दिक्कत है। नहीं, राजनीति की आपको पीड़ा पर नेहरू कोई से नज्म दिक्कत हो तो समझ में आती है, वो पीड़ा आपकी बार बार दिखती है। लेकिन आपको गांधी के नाम से दिक्कत क्यों है? क्योंकि गांधी आपकी वैचारिकी के खिलाफ थे, विचारधारा के खिलाफ थे। तो कम से कम जो आप सर झुकाते हैं गांधी की मूर्ति के सामने हर मौके पर, चाहे देश में हो या दुनिया में हो, उसको परिलक्षित करिए अपने कार्यों में भी। एक ऐसी योजना जो इतनी शानदार योजना है, जिसके बारे में 2014 में प्रधानमंत्री कह रहे थे ये तो भ्रष्टाचार का स्मारक है, फिर बाद में उसी योजना के लिए आप बजट देते रहे, उसी योजना को गिनाते रहे कि हमारी इसी का नाम तो राजनीति है। इतनी राजनीति मत करिए ना कि देश के महापुरुषों के नाम पे राजनीति। अच्छा, राजनीति क्यों करता है राजनीतिक पार्टी या राजनेता? राजनीति क्यों करता है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। नहीं, आप राजनीति करिए तो फिर उसे स्वीकार करिए कि हमें गांधी के नाम से दिक्कत है, हम उनके नाम से जो कुछ योजनाएं होंगी उसको बदल देंगे। अगर तो स्वीकार करिए ना। संधि विच्छेद करें तो राज करने की नीति, राजनीति, और राज आप तब कर पाते हो जब जनता के मर्म को समझते हो, जनता की नब्ज को समझते हो। और मुझे लगता है एक शायर, वो मुझे उर्दू में तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन ये कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि। मुझे लगता है शायर जनता की सबसे ज्यादा नब्ज को समझ सकता है। यही मैं और अगर इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए तो मुझे लगता है कायाकल्प पलट जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नब्ज को समझने वाले एक शायर हैं। नहीं, मुझसे 100 गुना बेहतर तजुर्बा मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास आपका है। बड़प्पन है। और वो एक बहुत ही शानदार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस उम्र में भी जो जज्बा पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर के 50-50 मिनट, 1-1 घंटे बोलने का, जो लड़ने का जो जज्बा है, वो कमाल है। सरकार तो नहीं बन पा रही, चुनाव तो हार रहे हैं। नहीं, देखिए, ये कह करके तो फिर तो अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में क्यों भेजा गया? मुरली मनोहर जोशी को क्यों भेज दिया गया? 2014 में तो नरेंद्र मोदी के नाम पर सरकार लेकर के आए थे। 2014 में तो नरेंद्र मोदी सरकार लेके आए थे ना। अडवाणी जी तो 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, वही लीड कर रहे थे ना। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा तो हार गए थे। मार्गदर्शक मंडल में थोड़ी भेज देना, यूपीए सरकार बन गई। उसको आप मार्गदर्शक मंडल में थोड़ी भेज देंगे। 2014 में तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। देखिए, चुनाव लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में लड़ा गया। पहले तो अडवाणी जी ही
अडवाणी जी को क्यों मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, आपको क्या लगता है? आप बताइए। आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए। आप बताइए ना। आप हमें तो यही पीड़ा है कि मैं भेजा- राजनीति में हमें नहीं तो हूं। यही पीड़ा है कि भेजा क्यों गया। अच्छा, एक झटके में चले गए। दर्शक मार्ग से हटा के दर्शक बना दिया गया। कांग्रेस में ऐसे मुझे तकलीफ होती है, कांग्रेस मुझे उनकी पीड़ा देख के तकलीफ होती है। कांग्रेस में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं, वो अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाह रहे हैं लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा। कितना तो मौका मिल रहा है, कई तो भाजपा में जाके अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं, कर वो रहे मैं हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा कह रहे थे कि मैं राहुल गांधी से मिलने गया, अपनी पीड़ा को बता रहा था, वो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। एक पीड़ा उनकी भी थी। मुझे नहीं लगता ऐसा सच होगा। बहुत सारे लोग सिंपैथी गेन करने के लिए भी झूठ बोलते हैं। ऐसा हाँ, मैं राहुल जी से जितने लोग मिलते हैं व्यक्तिगत तौर पर, आप देखिए वो बहुत ही सहज हैं। और उनकी सहजता तो आपने 4000 किलोमीटर चलते हुए देखा है कि किसी के हाथ में अगर मतलब मिट्टी भी लगी है तो उसको भी गले लगा रहे हैं। किसानों के बीच में हरियाणा में जाके धान के खेत में खड़े हो जा रहे हैं। मजदूरों से मिलने के लिए सब्जी मंडी जा रहे हैं तो उसके साथ बैठे हैं। आपने वो तस्वीर देखी थी हाथरस में, जब एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, उसकी लाश को रात के 2 बजे जला दिया गया। तमाम पुलिस के रोकने के बावजूद राहुल गांधी जब वहां पहुंचे तो राहुल गांधी जी ने उस पिता के पैर पे जो अपना हाथ रखा था, उस तस्वीर के मर्म को समझिए ना। ऐसी तस्वीर आप प्रधानमंत्री जी की नहीं पाएंगे। मैं देखिए, मैं शायर हूं। कोई शायर, कोई साहित्यिक व्यक्ति जल्दी किसी को अपना नेता नहीं मान पाता। ये जो भी साहित्य से जुड़ा व्यक्ति है वो इस बात को समझ पाएगा। नहीं, जल्दबाजी जिसके में अंदर हो भी सकता है, आर्ट जल्दबाजी होगा, में नेता मान लिया हो। जिसके अंदर भी आर्ट होगा वो कभी भी किसी को बहुत आसानी से नेता नहीं मान सकता, क्योंकि वो उसको लगता है कि हम नेचुरली नेता बन के पैदा हुए हैं। हाँ। है उसके मन में भाव होता है, वो आपके भी होगा, यहाँ बैठे कई लोगों के आपके मन में भी है। वो सबके मन में होता है। वो है एक भाव है, ईश्वर ने उसको दिया होता है। लेकिन मैंने उनकी तमाम जो ये अच्छाइयां हैं उसकी वजह से उन्हें नेता माना। और मुझे लगता है कि ईश्वर करे कि कल को वो जब सत्ता पे बैठे तो इसी तरह से जो भाव इस वक्त उनके मन में है वो बना रहे, क्योंकि बना रहेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के पास जा भी रही है, राज्यों में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कर रही है। और इमरान साहब, आप भी बिहार पहुंचे, बिहार जाकर आपने भी तमाम मुद्दों को उठाया। वहाँ की जो ऐसी सीटें जो अल्पसंख्यक प्रधान थी, जो वहाँ पर वोट बैंक ज़्यादा था, आपने भी वहाँ पर तकरीर की, लोगों से बातचीत की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी पूरे विधानसभा चुनाव में मात्र 6 सीटें पा पाई और AIMIM के असुद्दीन ओवैसी को 5 सीटें मिल गई? देखिए, क्या है? बहुत चुनाव की जीत और हार में सिर्फ कोई एक फैक्टर नहीं होता, 2 फैक्टर नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं उस पूरे चुनाव को लेकर के। और उस पे लगातार पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बोला भी। मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक समय 2 सीट पर थी, आज यहां पहुंची है। तो अपन 2 पर जाएंगे। राजनीति का मतलब यही है। नहीं हो सकता है वो भी पलट के 2 पे जाएं, अच्छा, वो भी ऐसा पलट थोड़ी है। ये चलता रहता है, उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है। उस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी की एक बात मुझे अच्छी लगती है, चाहे 10 चुनाव हार जाए, चाहे 20 चुनाव हार जाए, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मैं नफरत के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा। नफरत करके, नफरत की बात करके आप भीड़ को बहुत आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप प्रेम की बात करेंगे, जब भी आप कहेंगे नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो वो लड़ाई थोड़ी मुश्किल होती है। दरअसल बात है संविधान को बचाने की और उन लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू करके और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब तक इस देश को सजा संवार करके आज जो सत्ता पे बैठे हैं, जब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पूरा 70 साल को क्रिटिसाइज करते हैं और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को भी लपेट देते हैं, तब मैं ये कह रहा हूं कि जो मूल्य हैं उन मूल्यों को लेकर के लड़ाई हमेशा मुश्किल रही है। अच्छा, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपको फील है, कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो आगे बढ़ पाएगी? नहीं, आगे बढ़ रही है, सीटें बढ़ी, ऐसा क्या? देखिए पिछले कोई परिवर्तन की जरूरत है? लोकसभा चुनाव में, नेता में परिवर्तन की लोकसभा जरूरत है, चुनाव में मुद्दों को समझने की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर यात्रा की, हमारी सीटें बढ़ी, दुगने से ज्यादा बढ़ी, और राज्यों के चुनाव हार और गए। सिर्फ 20 सीट और, मतलब आप बिहार की बैसाखी और आंध्र प्रदेश की बैसाखी हटा देते तो केंद्र की सरकार नहीं होती। ये सरकार तो 400 पार का नारा लगा रही थी, 240 पे अटक गई। 400 पार का नारा इन्होंने लोकसभा में लगाया था, लेकिन अब जाके पूरा हुआ जब AQI जो है वो 400 के पार गया। आपको लग रहा है कि, और अभी मुझे अच्छा लगा कि अभी किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि मेरा दिल अरुणाचल प्रदेश में है, दिल्ली में हूं, यहां तो पॉल्यूशन, साफ हवा वहां पर है।
मतलब केंद्र सरकार का एक प्रमुख मंत्री भी मान रहा है कि दिल्ली में जहरीली हवा है। वो है, वो हमने तमाम जो केंद्रीय मंत्री आए उनसे भी पूछा कि भाई आखिर इसका क्या विकल्प है। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने प्रयास किया देश जा की रहा है। पार्लियामेंट में कहा कि प्रदूषण पे बहस होनी चाहिए, पॉल्यूशन पे, सरकार के लिए वो मुद्दा नहीं है, हम्म, हमारे लिए वो मुद्दा है। सरकार के लिए मुद्दा 150 साल पुरानी बात है। मुद्दे, वंदे मातरम, असली मुद्दे, और जिनसे बीजेपी जनता कहती का है कि आपको सरोकार वंदे है। मातरम से आप परेशानी बताइए, लाखों यात्री इंडिगो एयरलाइंस की पीड़ा झेलते हुए एयरपोर्ट्स पर चीखते चिल्लाते रहे। सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब का एक वीडियो आता है, वो किसी शादी में डांस कर रहे हैं। प्राथमिकताएं क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता, आप मंच पर बैठ करके उससे पहले मेघवाल जी भी कोस रहे थे, लेकिन सच बात यह है कि भाजपा सरकार की पार्लियामेंट को लेकर प्राथमिकताएं क्या हैं? उनके हिसाब से पार्लियामेंट चलाओगे तो चलने देंगे, नहीं तो नहीं चलने देंगे। विपक्ष अपनी आवाज उठाने के लिए जब बोलेगा तो कहेंगे ये तो सदन से भाग रहे हैं। मैं कल पार्लियामेंट में एसआईआर पे मुझे 3 मिनट मिला बोलने के लिए, विश्वास करिए चेयर ने 1 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया। तो हमने आपको मंच दे दिया, बताइए एसआईआर क्या है? तो मैं आपकी प्रशंसा चेयरमैन से ज्यादा करूंगा, बताइए। हम प्रशंसा कर तो रहे आप बताइए, 3 मिनट से ज्यादा समय ले नहीं, लीजिए। चुनाव सुधार, एसआईआर, बहुत, देखिए आप उसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते। इस देश में लोकतंत्र और चुनावी जो प्रणाली है वो बड़ी मुश्किलों से बनी है। भारत 1947 में कहां था? आज के बच्चे, आज के राजनेता कुछ भी बोल दें, हम आप अपने दादा को, अपने परदादा को कुछ भी बोल दें, लेकिन जो देश मिला था कि सुई नहीं बनती थी यहां पर, आज आप सब कुछ बना रहे हो और फिर आप कहते हो कि हमारे बाप दादाओं ने किया क्या। तो कहीं ना कहीं लेकिन इमरान साहब, ये ऐसा कितनी गलत बात है ना। ऐसा क्या है कि जनता मान ले रही है, मानकर वोट दे रही है, राज्यों में सरकारें बन रही हैं, विपक्ष साफ हो रहा है, ऐसा क्या है? क्योंकि जबरदस्ती तो किसी से मनवाया नहीं जा सकता, कनपट्टी पे कट्टा लगा के तो नहीं मनवाया जा सकता। झूठ वाले कहां से कहां बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। झूठ आसानी से बिक जाता है और इस समय चूंकि कई तरह से उनको सहयोग है, उसमें थोड़ा इधर का भी सहयोग है। नहीं, मैं सहयोग दे रहा हूं। नहीं, आप नहीं दे रहे हैं। मैं अच्छा, मतलब जब मैं मीडिया की बात करूं तो आप अकेले को थोड़ी क्रिटिसाइज कर रहा संकट हो जाता है, लेकिन पता नहीं है कौन मसला कैसा क्या कर दे रहा है। देखिए, होता ना, आप उनके झूठ को भी महिमा मंडित करके बताते रहो। जैसे मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी विदेश गए, अभी हाल फिलहाल चलते सत्र में गए, देश की मीडिया पे कोई बातचीत नहीं है। अगर विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री जी आप मुद्दों पे बात करने के बजाय विदेश क्यों जा रहे हैं, ये प्रोग्राम अपना 4 दिन बाद क्यों नहीं रख सकते थे, उस पे बात नहीं हुई। लेकिन सुने ना, अब मैं जो कह रहा हूं, अब यही नेता प्रतिपक्ष गए, चले गए तो देश की मीडिया में चले गए थे। देश की मीडिया में बहस है। चले गए थे। नेता प्रतिपक्ष का जाना बहस है, प्रधानमंत्री का जाना बहस नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मुद्दों से पार्टी क्यों जा करने रहे हैं? थोड़ी गए थे। भाई मणिपुर का मां नहीं बोलते, पर्यटन करने थोड़ी गए थे। कमाल है। तो आपको लगता दो है देशों कि के बीच के, अगर वो मुस्लिम देशों की यात्रा, 3 देशों की यात्रा पता है करने नेता गए थे, प्रतिपक्ष क्यों द्विपक्षीय गए? वार्ता आपको लगता है नेता प्रतिपक्ष पर्यटन करने गए हैं? नहीं तो क्या करने? तो आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, आपको नहीं पता है कि वो सेमिनार में गए, या आप जानना नहीं चाहते? सेमिनार, बात यही है ना देश कि के मीडिया, द्विपक्षीय, मीडिया देश के रक्षा सौदे, देश की बातें, नहीं तो जरूर नेता प्रतिपक्ष जा करके देश सरकार को संसद में कोस लेते, लोकतंत्र की बातें, जब आप विदेशी डेलीगेशन को बुला करके यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और नमस्ते ट्रंप और वो सब सही है। नेता प्रतिपक्ष कुछ तो लोकतंत्र में बंद कर दीजिए कि नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का कोई भी नेता विदेश नहीं जा सकता, जाकर के सेमिनार नहीं कर सकता, चले जाए। नहीं तो अगर जा रहा है तो फिर आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपने जाने को आप महान बता रहे हो। एक तरफ आप अपने जाने को महान बता रहे हो, एक तरफ सरकार पर यह आरोप कि सरकार संसद चलाना नहीं चाहती, दूसरी तरफ आप चले जाने, सरकार को घेर लो, तो मुद्दों पे घेर लो। प्रधानमंत्री क्यों चले जा रहे हैं? मैंने और कहा, कैसे घेरे, कहां घेरे, 3 देशों किस की मंच पर घेरे? जब हम देश की पार्लियामेंट में घेरते हैं तो आप सदन एडजर्न कर दोगे। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बन के आया, बड़े सपने सजा के आया था कि स्टूडेंट्स के इश्यूज पे बात करूंगा, किसानों के मुद्दों पे बोलूंगा, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे बोलूंगा। एक सेशन में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द सुनता था, एडजर्न, एडजर्न। ऐसा तो नहीं, मतलब यकीन करिए, उसके बाद एक बार हम लोगों ने आवाज उठाई तो पता चला एक साथ भारतीय संसदीय इतिहास में 146 सांसद एक साथ लोकसभा और राज्यसभा में सस्पेंड कर दिए गए। उसके बाद करा लीजिए सारे बिल पास। अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी तो से, आप बताइए ना, मतलब एक बात, नहीं आप देखिए सवाल से भागिए मत। नहीं भाग रहा, आप बताइए ना, ये गलत है या नहीं? संसदीय मर्यादाओं का आप पालन नहीं करेंगे, दोनों को पालन करना चाहिए, आप सत्ता पक्ष में को हैं, भी करना आपको पालन चाहिए, बिल्कुल कोई बिल्कुल भी करना नहीं, चाहिए। कोई भी मैं नहीं। जिम्मेदारी अभी के तो साथ कहता हूं, जिम्मेदारी पक्ष को आपकी भी है। करना देखिए, यहाँ चाहिए, माइक विपक्ष आपके को भी हाथ करना में, चाहिए, यहाँ लीड आप कर रहे हो, तो दोनों को करना ज्यादा चाहिए। जिम्मेदारी आपकी है, बिल्कुल है, क्योंकि यह मंच आपका है,
आप इसके मुखिया हो, आप जब तक चाहोगे तब तक मैं बोलूंगा, आप जब चाहोगे माइक बंद कर दोगे। नहीं बिल्कुल हुआ ऐसा, क्या? ऐसा ही होता है। आप नहीं, थोड़े यहाँ- लोकतांत्रिक हैं, अच्छा वहां बिल्कुल नहीं है। अच्छा, चलिए कम से कम ये कह तो दिया कि लोकतांत्रिक है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि मैं बड़ी उम्मीदों के साथ राजनीति में आया, संसद में आया, लेकिन एडजन कभी लगता है कि यार गलत आ गया? यार ये बड़ा पीड़ा वाला सवाल है। बता दीजिए। देखो 20 बार ऐसा होगा कि आपको लगता होगा कि आप गलत प्रोफेशन में हो। नहीं, एकदम सही हूँ। नहीं, वो तो, ये तो आप Perfect. मंच पे बोल रहे हो। नहीं, यकीन बता रहा हूँ आपको, मैं- परफेक्ट। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से मिलिए, हर व्यक्ति को लगता है कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। मुझे नहीं लगता। हर प्रोफेशन के, ये आप झूठ बोल रहे नहीं, हो। आप मैं कवर सच फायर कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, रात की तन्हाई में आज आप घर जाना, आंख बंद करना और सोचना, आप खुद मानोगे कि आप गलत जगह फंसे हो, आप किसी और काम के लिए बने। आप जवाब देना नहीं चाहते हैं। ये किसी भी, आप जैसे जवाब होता है ना, देना नहीं जवाब चाहते। देने वाली बात नहीं। ये किसी भी, मतलब जिसको सोचने समझने की ईश्वर ने, खुदा ने सलाहियत दी है, ताकत दी है, वो हर दिन उसको लगता है मैं जहां हूं ये मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं सही, लेकिन मैं आ गया हूं तो थोड़ा कयाम करता चलूं, नजीब हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं। क्या बात तो है। बेसिकली सच बात है कि राजनीति ऐसी बर्बर दुनिया है ना, कि आपको बारहा ऐसा लगता है कि यार ये मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं है, नजीब लेकिन आपको ये लगता है कि यार मैंने जो ख्वाब देखे हैं उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में रहना तो पड़ेगा, तो शायद इसीलिए हूं, वरना कब का छोड़ देता। क्या बात है। देखिए अंतिम समय में उन्होंने कहा कि इसलिए हूं वरना कब का छोड़ देता। नहीं, ये वो- मर्म है, इसको समझिए। नजीब, मदरसा, लाल किला, फिलिस्तीन और हाँ मैं कश्मीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ द्रवित करता है, उसकी नज्म थोड़ा सुनना चाहते नहीं, मैं कोशिश मैंने हमेशा की कि वो तमाम मुद्दे जो सच में, जिन पे बहुत विनम्रता और बहुत संवेदनशीलता के साथ बात होनी चाहिए, वो मुद्दे जिन पे बात नहीं हो रही है, जी। मेरा विषय वही था। मैंने कहा ना, मैंने महबूबा के जुल्फ और आंचल पे शेर नहीं कहे, तो मैं इन मुद्दों पे लगातार बोलता रहा हूँ। जब मैंने नज्म पढ़ी नजीब के वक्त में कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। तो वो एक शायर की पीड़ा है और वो पीड़ा बरकरार है, क्योंकि नजीब जैसे न जाने कितने बच्चे हैं, वो कोई नजीब हो, कोई सुरेश हो, कोई गोपी हो, अगर बच्चों के साथ, अगर इस देश में माओं के साथ अत्याचार है तो मुझे लगता है कि मुझे लगातार बोलना चाहिए। मैं शायरी का फर्ज निभा रहा हूँ। कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। क्या बात है। तो बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। बोलना, और सबको बोलना चाहिए, वो जिस और भी प्रोफेशन में है आप बोलिए। बोलेंगे तो सुनना तो पड़ेगा, और सुनने के लिए लोग बैठे हैं। हाँ मैं कश्मीर हूँ, ये मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे लगता है वो, देखिए ये राजनीतिक और पत्रकारिता के मंच पर वो नज़में नहीं सुनाई जा सकती, कभी फुर्सत से सुनाएंगे। मैं आपके मंच पे हूँ, मैं 4 लाइनें वैसे ही पढ़ देता हूँ, जी। आप चूंकि आपका आदेश है, बिना सुने आप जाने नहीं देंगे। नहीं मैं सुनना चाहता हूँ। क्या मेरा मन चाक प्रसन्न। है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। क्या बात है। अभी किरण जी बैठे थे और हज और उम्रा पे बात कर रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। यही हिंदुस्तान है जिसका हम जी। ख्वाब देखते हैं, काश ये हिंदुस्तान बचा रहे। और अब मैं इमरान हूं, चूंकि उस सेशन के बाद यहां बैठा हूं, तो मेरा फर्ज है कि मैं ये पढूं जी। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, क्या बात हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम किसी भी प्रोफेशन में रहें, किसी भी दुनिया में रहें, बस दुआ करिए कि वो भारत बचा रहे जिसके लिए किरण रिजिजू हज और उम्रा की बात करें और इमरान गंगा में वजू करके पढ़ने की बात करें। और जो भी इन दोनों मोहब्बतों के खिलाफ हैं, भारत को उनसे ऊपर वाला बचाए, यही दुआ करूं। और ये भारत की खूबसूरती भी। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूं,
इमरान प्रतापगढ़ी पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। आपने कितना वेट कम किया? सही बता रहा? 3-3.5 महीने में 15 किलो कम किया। तालियां। तो मुंबई से, बॉलीवुड से कोई ऑफर आया? नहीं, माशाल्लाह। राजनीति और मुशायरे की दुनिया को भी खूबसूरत लोगों की जरूरत है। ऐसा क्या? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे तो लगता है क्या करते हैं, मतलब क्या? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा खाने पीने से, खाने पे एक्सरसाइज कंट्रोल से? किया, एक्सरसाइज नहीं किया, अब करूंगा। किसी डॉक्टर से बात की, मतलब डाइटिशियन, उन्होंने सलाह दिया कि आप थोड़ा 7 बजे के 6 बजे के बाद खाना मत खाइए, नहीं तो ये लगा रोटी कैसे? चावल मत खाइए, कुछ कार्ब्स वगैरह जो उनके सब डाइट प्लान होते हैं। और फाइनली मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मैंने 15-16 किलो वजन कम किया और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मुझे लगा, वही मैंने कहा कि कोई बॉलीवुड का किसी ने कहा इमरान प्रतापगढ़ी आया, मैंने कहा यार वो तो बहुत थोड़ा फैटी है, मोटे है। बोले नहीं साहब यही है। मैंने कहा क्या बात है, माशाल्लाह, लगता है मुंबई जाने वाले हैं क्या? नहीं, राजनीति छोड़ हमारा के? नेता बहुत फिट है, वो 4000 किलोमीटर चलते हैं। कब किसी यात्रा पे कहें कि चलो चलना है, तो मुझे लगा कि फिट हो जाना ज्यादा जरूरी है। राहुल गांधी के साथ कदम ताल करना है तो आपको फिट रहना जरूरी है। मेरा एक शेर है ना कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। क्या बात है, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। तो बहुत बढ़िया, चलना है उनके साथ। बहुत बड़ा। खुदा आपको ऐसे ही खूबसूरत रखे, स्वस्थ शुक्रिया। रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप शुक्रिया। इंडिया न्यूज के बहुत मंच पर अच्छा आए। लगा आपसे बात और बेसिकली समापन की ओर है, इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी को हम लोग सुनना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपको। और इससे बिल्कुल, इससे मन तो कर नहीं रहा था कि ये सेशन का अंत हो, मगर वो वक्त आ ही गया। और इससे ज्यादा खूबसूरत अंत नहीं हो सकता था इस मंच का। जिस तरह से हमने आगाज किया उसी खूबसूरती से हमने अंत किया है। एक बार फिर से